हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं लेक्चर नंबर 36 प्राचीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो है आपके मौर्य काल की आर्थिक स्थिति। पिछली क्लासेस में मैंने मौर्य काल के संदर्भ में सभी टॉपिक कवर कराए हैं और डिटेल में टॉपिक कवर कराए हैं, जिनमें मौर्य काल का स्रोत, जिसमें आपका चाणक्य यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख, ये मैंने डिस्कस किए। फिर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में आपके इन लोगों का राजनीतिक इतिहास के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा की। और उसके बाद हम लोगों ने बात की मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन समाज के बारे में, और डिटेल में चर्चा की थी, जिससे कि आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज मिस ना रह जाए। आज हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में, और इसमें हम उन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे जिसकी रियली में जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि इतिहास वैकल्पिक विषय 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है आप लोगों के लिए, जिसमें अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। और इसमें एडमिशन लेने की आपकी जो अंतिम तिथि है वो है 22 जनवरी। 22 जनवरी 2025 तक इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी क्लासेस आपकी डेली 1 बजे हो रही हैं। और इसका जो मुख्य टारगेट है वो केवल वो है कि जो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर IAS बने और सरल तरीके से इतिहास को पढ़ते हुए 300 प्लस नंबर आप लेकर के आए प्रॉपर IAS के लिए, तो आप आराम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मटेरियल और डेली आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें MK लाइव कोड यूज करने पर आपकी जो फीस है 20,000 की जगह पर 14,999 रुपए आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है 2025-26 देने वाले सभी छात्रों के लिए, स्पेशल 2025 के लिए इतिहास का एक पोर्शन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम। उसको लेकर के आप लोगों की एक मैराथन क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो सभी लोग अपना दिल खोल करके, दिमाग खोल करके तैयार हो जाइए इस मैराथन सेशन के लिए, जो कम से कम 6 से 7 घंटे की क्लास चलेगी कम से कम। और उसमें आपको 1857 से लेकर के 1947 के बीच की सभी घटनाएं विस्तृत तौर पर कंसेप्चुअली भी और फैक्चुअली भी आपको कवर करा दी जाएंगी। यानी कि एक ही क्लास में आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। आपका कोशिश की जाएगी अगर यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से कम 9 क्वेश्चन आपके इस क्लास से सॉल्व हो जाएं, आपको किसी और क्लास करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, इस सेशन को ध्यान रखिएगा। आपकी ये क्लास शुरू होगी आपकी 11 जनवरी दोपहर में 12 बजे, 12 नून, दोपहर में 12 बजे, 11 जनवरी यानी सैटरडे को 12 बजे से ये क्लास शुरू होने वाली है। तो जल्दी कीजिएगा, इसको सेव कर लीजिए, अपने इस लिंक को सेव कर लीजिएगा, सारी चीजें कर लीजिएगा, और आप मेरे ग्रुप से जुड़ करके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास के बारे में। और इस क्लास का लिंक उन सभी छात्रों तक पहुंचा दीजिए जिनको इस क्लास की रियली में जरूरत है। वो घर बैठ करके इस क्लास का आनंद ले सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इसमें हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यह टॉपिक आपका विशेषताओं के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के बारे में, कि मौर्य काल की आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति, और आर्थिक स्थिति में ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3 आधार होते हैं। 3 आधार होते हैं। एक होती है कृषि, दूसरा होता है शिल्प और उद्योग, और तीसरा होता है व्यापार। और मौर्य काल में ये तीनों उन्नत अवस्था में थे, ध्यान रखिएगा। तो मौर्य काल में ये तीनों के तीनों उन्नत अवस्था में थे, यानी कृषि भी अच्छी थी और शिल्प और व्यवसाय भी, व्यापार भी, तीनों उन्नत अवस्था में थे। और इन तीनों को एक चीज और ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने इसको नाम दिया है, कौटिल्य ने जो नाम दिया उसे कहते हैं वार्ता। यानी कि इन तीनों प्रकार की गतिविधियों को करने वाली जो गतिविधि है उसे वार्ता कहा जाता है।
ये ध्यान रखिएगा, ये है। तो वार्ता क्या है? वार्ता वो गतिविधि जिसमें आप कृषि, उद्योग और व्यापार तीनों गतिविधियां कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है जिसे हम कहते हैं शस्त्रोपजीवी वार्ता, यानी कि जो अपनी आजीविका के लिए इन तीनों के साथ साथ सैनिक कार्य भी करे, उसे शस्त्रोपजीवी वार्ता कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसमें अब जो हम बात करने जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति के अंतर्गत सबसे पहले हम कृषि के बारे में बात करेंगे। और कृषि, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था का उस समय का आधार थी, और किसी भी राज्य का आधार होती है, मुख्य व्यवसाय है। ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था में, कौटिल्य के अर्थव्यवस्था में इसके बारे में कई महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था क्यों, अर्थशास्त्र कहना चाहिए, यस, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं। ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इन्होंने कहा कि यहां पर कई प्रकार की फसलें होती हैं, कई प्रकार की। तो अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की फसलों की जानकारी है। फसलें बोले कौन कौन सी? बोले कि एक फसल होती है हेमन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, रवि की फसल कहते हैं। दूसरी होती है ग्रैस्मिक, यानी कि खरीफ की फसल। और तीसरी जो उन्होंने बताई है इस अर्थशास्त्र में, वो है आपकी केदार, और ये है आपकी जायद की फसल। ये तीनों प्रकार की फसलें कही गई। ठीक है ना। और अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है कि साल में 3 फसलें होती थी। लेकिन यहीं पर मेगास्थनीज कहता है, मेगास्थनीज केवल 2 फसलों की जानकारी देता है। केवल 2 फसलों की जानकारी देता है कि यहां पर केवल वर्ष में 2 फसलें ही पैदा होती थी। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे अच्छी फसल धान की फसल बताई गई है। धान की फसल सबसे अच्छी बताई गई है, अच्छी। और गन्ना की फसल सबसे निकृष्ट, यानी कि सबसे खराब फसल बताई गई है, निकृष्ट बताई है। बोले कि यह सबसे बेकार फसल है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, सबसे निकृष्ट है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र में आपकी कृषि भूमि का जिक्र है, कृषि भूमि। और इस कृषि भूमि को हम कहते थे सीता, कहा जाता था। कृषि भूमि यानी कि जो राज्य की होती थी, यानी कि राज्य की भूमि सीता कहते थे। और इसका एक अध्यक्ष होता था जो इसकी व्यवस्था देखता था, उसे कहते थे सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि का अध्यक्ष, राजकीय भूमि यानी कि सीता, ठीक है ना। और इसमें जो कृषक की भूमि हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा, उसको कहते थे क्षेत्र, यानी कि कृषक की भूमि, कृषक की भूमि। और क्षेत्र का स्वामी यानी कि कृषक जो होता था, उसको कहते थे क्षेत्रक। ये कुछ एक नाम है। तीसरी इसमें व्यवस्था में एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिंचाई व्यवस्था की भी बात की गई है, सिंचाई की बात भी की गई है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कही गई है। राज्य जब सिंचाई की व्यवस्था करता था, राज्य द्वारा सिंचाई, राज्य इसकी व्यवस्था करता था, तो उसे सेतु बंद कहते थे। सेतु बंद यानी कि वो नदियों पर बांध बना करके राज्य की सिंचाई के लिए नहरें वगैरह बनवाया करता था, ठीक है ना। और इसका एक उदाहरण है सुदर्शन झील, सुदर्शन झील इसका उदाहरण है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सेतु बंध का ही उदाहरण है। और इसके लिए राज्य एक
कर लेता था, जिसे हम सिंचाई कर कहते हैं। अगर राज्य के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है तो, और वो कर होता था आपका 1/5 से लेकर के 1/3 तक। सिंचाई कर, सेतुबंधु कर, ये आपके हुआ करते थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस राज्य में गतिविधियों से संबंधित कुछ वन की जानकारी भी मिलती है। वन की जानकारी है तो वन में आपके 2 प्रकार के वन हैं जिनकी चर्चा मिली है। एक हस्ती वन, जहां हाथी मिलते हैं, और दूसरे हैं द्रव्य वन, जहां पर आपको संसाधन मिलते हैं, फल फूल, खनन, सोना चांदी, तमाम तरह के द्रव्य वन, यानी कि ऐसे जंगल जहां पर बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे जंगल का सामान हो, चाहे जमीन से निकली हुई धातुएं हो, या कोई भी चीज हो। ये आपके इससे संबंधित चीजें आपको इसमें मिलती हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम दूसरी बात करें तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं आपके शिल्प और उद्योग की भी हमको जानकारी मिलती है। शिल्प और उद्योग इस काल में काफी ज्यादा विकसित था। इनका जो इस पीरियड में देखा जाए तो मूल उद्योग जो है, मुख्य उद्योग, वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग कह सकते हैं, या कपड़ा उद्योग कह सकते, सबसे मुख्य है, ठीक है ना। और सूती वस्त्र के लिए इस पीरियड में कई सारे केंद्र हुआ करते थे जहां सूती वस्त्र का उपयोग होता था, बनाए जाते थे। काशी था, बंग था, पुंड्र है, कलिंग है, पुंड्र है, कलिंग है। ऐसे सभी क्षेत्र थे जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे, ठीक है ना। मालवा वगैरह है, मालवा का क्षेत्र। लेकिन इनमें से केवल सूती वस्त्र ही नहीं बल्कि कई अच्छी चीजों के लिए भी थे। इसी पीरियड में कुछ रेशमी वस्त्र भी बनते थे। रेशमी वस्त्रों की भी हमको जानकारी मिलती है इस पीरियड में। और रेशमी वस्त्र के लिए 2 क्षेत्र सबसे बड़े फेमस थे, काशी और पुंड्र। काशी और पुंड्र, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा रेशमी वस्त्रों के लिए। और जो बंग जो है, एक मलमल का कपड़ा और बनता था, मलमल का, और मलमल का जो कपड़ा बनता था वो बंग में बनता था, ठीक है ना, बनता था। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक और जानकारी दी है कपड़े की, जिसे हम कहते हैं चीनपट। चीनपट कपड़ा जानकारी है और कौटिल्य ने दी है। और चीनपट कपड़े जो बेसिकली रेशम से, चीन के रेशम से बना हुआ होता था, चीनी रेशम का कपड़ा है, रेशम कपड़ा। इसकी जानकारी कौटिल्य ने दी है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें इसी पीरियड में, तो दूसरा है खनन उद्योग। दूसरा मुख्य उद्योग कौन सा है? खनन उद्योग, जो जमीन से नीचे से निकाला जाता है, ठीक है ना। और ये खनन उद्योग राज्य के नियंत्रण में था, राज्य के नियंत्रण में। और इसका जो अध्यक्ष होता था, आपको याद हो मैंने लिखाया भी है, उसको कहते थे आकाराध्यक्ष। क्या कहते थे? आकाराध्यक्ष, जो इसके लिए होता था, ठीक है ना। और मैगस्थनीज ने भी अनेक धातु खनन की जानकारी दी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य उद्योग हैं, अन्य उद्योग वो है आपका जहाजरानी उद्योग। जहाजरानी उद्योग है, ठीक ना। धातु उद्योग है, प्रस्तर उद्योग है, पत्थरों का उद्योग है। प्रस्तर के बहुत सारी मूर्तियां तमाम तरह के डिजाइनर सामान वगैरह बनाए जाते थे। शराब उद्योग है, शराब उद्योग जिसका अध्यक्ष कौन होता था? सुराध्यक्ष, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो नमक उद्योग है, लवणाध्यक्ष, लवण बनाने वाला। तो यानी कि जो मुख्य उद्योगों में से एक हैं जिनकी सारी चीजें होती थी,
क्लियर। अब इसके अलावा हम देखें तो एक चीज और भी देखेंगे, वो है इसके पीरियड का व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य और व्यापार वाणिज्य की जानकारी अच्छी खासी हमारी दी गई है, ठीक है ना। व्यापार वाणिज्य के लिए बाकायदा आप देखेंगे तो राज्य ने व्यापक इंतजाम किए थे। व्यापक इंतजाम राज्य ने किए थे। इसमें ध्यान रखिएगा, व्यापार वाणिज्य के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पण्याध्यक्ष की जानकारी आपको मिलती है। पण्याध्यक्ष जो व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है ना, पण्याध्यक्ष था। और इसका एक सहायक भी होता था, सहायक, उसको कहते थे संस्थाध्यक्ष। तो यानी कि ये दोनों के दोनों मिलकर के पूरे व्यापार वाणिज्य की देखभाल किया करते थे, ठीक है ना। दूसरी बात इसी में और ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने क्या कहा है? मेगास्थनीज ने इसके लिए कहा है आपके शहर में शहर प्रशासन की 6 समितियां इसमें बताई गई हैं, जो उद्योग और आपके व्यापार वाणिज्य के लिए भी थी, ट्रेड वगैरह की। चौथी जो समिति है वो क्या है, अगर याद हो तो पहली क्या थी? उद्योग समिति, इंडस्ट्री वाली। तो बाकायदा इसने उसके बारे में बताया है। उसमें व्यापार समिति भी थी, बिक्री कर समिति भी थी, ठीक है ना, जनगणना समिति भी थी, ये सब समितियां थी। तो मेगास्थनीज ने भी शहरी प्रशासन में 6 समितियों की जिक्र किया है, उनमें से एक ये भी थी, ठीक है ना। व्यापार वाणिज्य के लिए इस पीरियड में ध्यान रखना, पहले से ही श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। पहले से ही क्या थी? श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है ना। और इसी पीरियड में आपका व्यापारियों के समूह की जानकारी मिलती है। व्यापारियों का समूह हुआ करता था, ध्यान रखना। और व्यापारियों का समूह का जो प्रधान होता था उसे कहते थे सार्थवाह, ठीक है ना। और श्रेणियों का जो प्रमुख हुआ करता था उसे हम कहते थे श्रेष्ठी। श्रेणी का मतलब था एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह, और व्यापारियों का समूह यानी कई प्रकार की श्रेणियों के लोग इकट्ठे होकर के अपना सामान एक जगह से जब दूसरी जगह पर लेकर के जाते थे, तो उस समय उनका जो लीडर हुआ करता था वो कहलाता था सार्थवाह। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये एक कंडीशन थी। अब इस पीरियड में कौटिल्य ने, ध्यान रखिएगा, व्यापार की बात की जाए तो इस पीरियड में अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय व्यापार की चर्चा की है। और इसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ध्यान रखना, 4 प्रमुख राजमार्ग भी बताए हैं। 4 प्रमुख राजमार्ग, इनमें से पहला राजमार्ग उत्तरापथ, जो ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र होते हुए पुरुषपुर तक जाता था। पुरुषपुर यानी कि पेशावर, अफगानिस्तान तक हम कह सकते हैं। इसे हेमवत पथ भी कहते थे, क्योंकि ये हिमालय के किनारे से होकर के गुजरता था, इसलिए इसको कहा जाता था। ताम्रलिप्ति से पेशावर तक पाटलिपुत्र होते हुए। दूसरा था आपका श्रावस्ती से पैठन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र, पैठन कहते थे, ठीक है ना। एक था चंपा से लेकर के सिंधु सौबीर तक। चंपा से लेकर के
सिंधु सौबीर, सौबीर जो बीच में आपके गुजरता था बनारस कौसाम्बी होते हुए, और एक था नीचे जो से दक्षिण के संदर्भ में हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक आपका श्रावस्ती से लेकर के राजगृह तक था। इसे कहते हैं दक्षिणापथ, एक तरीके से दक्षिण की ओर जाने वाला, ठीक है ना। और कौटिल्य ने दक्षिणापथ को सबसे अच्छा माना है, दक्षिणापथ को सर्वश्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि दक्षिण जाने वाला जो राजमार्ग है उस पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, इस तरह की बहुत सारी खदानें और क्षेत्र हैं उसके। मोती समुद्र से मिलते हैं तो वहां तक जाना ही जाना है, इसलिए सबसे अच्छा इसको माना है। और इस पीरियड में कई सारे महत्वपूर्ण बंदरगाहों की भी जानकारी मिलती है। बंदरगाह कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहला है भड़ौच, भड़ौच यानी कि भृगुकच्छ, गुजरात, एक ये रहा। दूसरा है सोपारा, महाराष्ट्र, सोपारा ये है आपके पश्चिमी भारत में। एक है आपका ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति ये पूर्वी तट पर है, बंगाल, ताम्लुक जिसे कहते हैं, ताम्रलिप्ति। ये आपके कंसेप्ट हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारा निर्यात जो होता था, निर्यात आयात, वो बेसिकली चीन से हम रेशम आयात करते थे, रेशम आयात करते थे। लेकिन उसको निर्यात जो करते थे वो कई महत्वपूर्ण चीजें हुआ करती थी, जिनमें आपके क्या होते थे? जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, जानवरों की हड्डियां, उनके दांत, उनकी खाल, खिलौने इत्यादि चीज ये आपके चीन के लिए निर्यात हुआ करती थी। उसी प्रकार से मिस्र, मिस्र के लिए हम क्या निर्यात करते थे? मिस्र को निर्यात करते थे हाथी दांत, हाथी दांत निर्यात किया करते थे, ठीक है ना। कछुए हैं, कछुए हैं, मोती हैं, रंग हैं, ये सब हम मिस्र को निर्यात किया करते थे। इसके अलावा श्रीलंका है, श्रीलंका को भी हम बहुत सारा सामान निर्यात करते थे, सूती वस्त्र वगैरह, ठीक है ना, ये करते थे। उसके अलावा पश्चिमी एशिया के देश हैं, बहुत सारे देश हैं। अगर हम बात करें आयात की तो ध्यान रखिएगा, आयात हम करते थे ताम्रपर्णी से मोती, ताम्रपर्णी से हम लोग मोती मंगाया करते थे। नेपाल से चमड़ा मंगाया करते थे, चमड़ा वहां से मंगाते थे, ठीक है ना। सीरिया से आप जानते ही हैं मदिरा, मीठी मदिरा, मदिरा मंगाते थे, ठीक है ना। इस तरीके से पश्चिमी एशिया से हम घोड़े मंगाया करते थे, घोड़े। ये सब हमारा आयात और निर्यात का कंसेप्ट था, ठीक है ना। तो इनको आप लोग प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इस पीरियड में अगर हम बात करें तो एक चीज और भी है जिसको आपको जरूरत है समझने की, मुद्रा प्रणाली। क्योंकि मुद्रा प्रणाली के बिना तो व्यापार हो नहीं सकता। तो मुद्रा प्रणाली ध्यान रखिएगा, इस पीरियड में भी आपके आहत सिक्के चला करते थे, आहत सिक्के। लेकिन ये आहत सिक्के राज्य द्वारा चलाए गए, जबकि इनकी शुरुआत तो की गई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
आपके श्रेणियों के माध्यम से, लेकिन इस पीरियड में ये है, यानी कि इन पर आपके कई प्रकार के चिन्ह हैं। सूर्य है, चंद्र है, मछली है, पेड़ हैं इत्यादि, और इनको नाम दिया गया पण। तभी तो आपको मैंने बताया था कि प्रशासन में कितने अधिकारियों कितने पण वेतन मिला करता था, कितने सारी चीजें मिला करती थी, ठीक है ना। तो ये था, तो इनकी जानकारी आपको मिलती है। इसके अलावा अन्य जो हैं उनको याद कर लीजिएगा। इस पीरियड में स्वर्ण सिक्कों की भी जानकारी मिलती है। स्वर्ण के सिक्के जिन्हें हम निष्क भी कहते हैं और स्वर्ण भी कहते हैं। उसके अलावा चांदी के सिक्कों की जानकारी मिलती है। चांदी, ठीक है ना। चांदी के सिक्के कौन से? पण है, कारसा पण है, धरण है। पण, कारसा पण, धरण। और तीसरा है आपका तांबे के सिक्के, हमको इसकी भी जानकारी मिलती है। मासक और कांकड़ी, मासक और कांकड़ी। तो ये सिक्कों की भी हमको जानकारी मिलती है इस पीरियड में। तो मैंने लगभग सभी चीजें आपको डिस्कस कर दी हैं, और इसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आपका जाए। इनको याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी P2I फाउंडेशन बैच आपका जो लॉन्च किया गया है, उसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। 2026-2027 को टारगेट करते हुए 2 अलग अलग बैच हैं, सेपरेट बैचेज हैं, जिसमें आप 28,000 रुपए में आप 2026 के लिए और 34,999 रुपए में आप 2027 के लिए एडमिशन ले सकते हैं MK लाइव कोड के साथ में। अन्यथा फीस तो इसकी कहीं ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। यानी पहले फाउंडेशन तैयार करवाएंगे, फिर उसके बाद प्री की क्लासेस और टेस्ट सीरीज अलग से चलेंगी। मेंस की क्लासेस और टेस्ट सीरीज वो भी आपकी अलग से होगी। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा। इसमें आपको एक सिलेक्शन किट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट बुक्स का कंपाइलेशन होगा जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। और साथ के साथ आपको इसमें पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मेरी गाइडेंस तो रहेगी। MK लाइव कोड लगाएंगे, डेफिनेटली मेरी गाइडेंस रहेगी। ओके एवरीवन, तो ये एक कंसेप्ट है। और आप लोगों के लिए बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा एवरीबॉडी। शनिवार को दोपहर में 12 बजे संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर के 1947 तक का पूरा एक मैराथन सेशन चलेगा। एक क्लास और स्वतंत्रता संग्राम फिनिश मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ कंप्लीट करिए। 2025-2026 को टारगेट करते हुए इस क्लास को मिस मत कीजिएगा एवरीबॉडी। और जितना हो सके उतना दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका क्लास का फायदा मिल सके, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।